सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भाग 6 को शुरू करेंगे। इससे पहले हमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि भाग 5 तक क्या क्या था। तो सबसे पहले भाग 1, जिसमें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था। जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था। फिर भाग 2, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया था और ये आर्टिकल आ गया हम लोग का 5 से लेके 11 तक। फिर भाग 3, इसमें आ गया हम लोग का मूल अधिकार। जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक आएगा। फिर भाग 4, राज्य की नीति निर्देशकता तो यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 36 से 51। फिर भाग 5, इसमें संघ के बारे में चर्चा था, संघ की कार्यपालिका, जो कि आर्टिकल आ गया हम लोग का 52 से 151। लास्ट क्लास में हम लोग कैग के बारे में पढ़े थे, जो कि आर्टिकल 148 से 151 तक दिया था। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, जो कि भाग 6 के अंतर्गत आएगा। तो भाग 6 में क्या आ जाएगा? राज्य आ जाएगा। जैसे कि भाग 5 में क्या था? संघ था। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या? संघ की कार्यपालिका। उसी प्रकार से यहाँ पे होगा राज्य की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर होता था? राष्ट्रपति से। संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सबसे मिलकर होता था हम लोग का संघ की कार्यपालिका का निर्माण। इसी प्रकार से होगा राज्य की कार्यपालिका का निर्माण। तो जिस प्रकार से वहाँ पे राष्ट्रपति था, यहाँ पे राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पे मंत्रिपरिषद होगा और वहाँ पे महान्यायवादी, तो यहाँ पे महाधिवक्ता होंगे। ये चारों को मिला के क्या होगा? तो राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होगा, जिसके बारे में भाग 6 में बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले राज्यपाल को कंप्लीट करेंगे, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता क्या है। तो जिस प्रकार से महान्यायवादी का काम रहता है, उसी प्रकार से राज्य के लिए महाधिवक्ता का काम रहता है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया। इसमें सबसे पहला आता है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद के बारे में बताया गया। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद था और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। तो अगर 52 है यहाँ पे 53 है, एक ज़्यादा है तो उस एक को आगे लगा दीजिए, तो हो जाएगा 153। यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है। और राष्ट्रपति का पद जो था वो हम लोग का ब्रिटेन से लिया गया था, जबकि राज्यपाल का पद जो है वो हम लोग का कनाडा से लिया गया है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक से राज्यपाल होगा। पहले था क्या कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं। लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके यह निर्णय लिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकते हैं और उनको जो वेतन होगा वो राष्ट्रपति जैसा डिसाइड करेंगे, उसके अनुसार दोनों राज्य आपस में मिल कर देंगे। कुल मिला के ऐसा हो गया कि प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है, जो कि राज्य का औपचारिक प्रधान होंगे और यह पद औपचारिक प्रधान के रूप में कनाडा से लिया गया। सेम चीज़ हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रधान होंगे और औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया था। साथ ही है गया वही वाला कि राज्यपाल का परंतु बाद में संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख क्या है? मंथली है। और एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो
तब उन दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अब आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। यह राज्यपाल होगा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होती है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो जैसे कि राज्यपाल क्या हो गया, औपचारिक प्रधान हो गए, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति में ही पढ़े थे कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति क्या हो गया, देश के औपचारिक प्रधान हो गए। वास्तविक प्रधान कौन थे, वहाँ पे प्रधानमंत्री थे। और हम लोग प्रधानमंत्री में पढ़े तो उनकी शक्ति के बारे में, तो प्रधानमंत्री का कोई पर्टिकुलर शक्ति का मेंशन नहीं था, लेकिन वो राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का कोई पर्टिकुलर शक्ति के बारे में मेंशन नहीं है। मुख्यमंत्री सारा शक्ति जो भी है वो राज्यपाल की शक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में क्या हो गया, तो सबसे पहला चीज़ कि राज्यपाल जो हो गए वो हम लोग के औपचारिक प्रधान हो गए। वास्तविक प्रधान कौन हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो राज्यपाल जो भी उनके पास जो भी शक्ति है वो सारा मुख्यमंत्री के या अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। फिर है अनुच्छेद 155 जिसमें बताया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जबकि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो, अगर वो एब्सेंट रहेंगे तो उनके अलावा जो भी वहाँ पे न्यायाधीश होंगे उनमें से जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति की नियुक्ति करते थे। और यहाँ पे अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल। तो जनरली हम लोग देखते हैं क्या कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में काम करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे राज्यपाल को हटा सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो मुख्यतः राज्यपाल का कार्यकाल जो हम लोग 5 वर्ष का देखते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में अपना पद धारण करते हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में वो अपना पद धारण करते हैं। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन होंगे, CP राधाकृष्णन। फिर अनुच्छेद 157 जिसमें राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सेम चीज़ राष्ट्रपति के लिए भी था कि राष्ट्रपति का भी उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। पद के लिए शर्त क्या क्या है, तो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के बारे में हम लोग देख लिए हैं क्या है, विधानमंडल हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि इसको भी हम बताए हैं। तो संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। लाभ के पद के बारे में देखे थे कि 5 बार अभी तक संशोधन हो चुका है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि लाभ के पद के अंतर्गत क्या आते हैं, लेकिन क्लियरली बोल दिया गया है कि लाभ के पद के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो भी मंत्री हैं ये सब नहीं आते हैं। तो पद के लिए शर्त क्या हो गया कि सबसे पहला कि संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और दूसरा कि किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और योग्यता में क्या हो गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, तो ही वो व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अब अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में बताया गया। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, तो राज्यपाल राज्य के लिए है, तो राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा यानी कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसी प्रकार से राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी अनुपस्थिति में जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे क्या करेंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अब आता है राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ क्या क्या होगी। तो पहला आ गया कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सेम टू सेम हम लोग राष्ट्रपति में पढ़ चुके थे। तो राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति में क्या आ गया कि विधानसभा में जिसको भी बहुमत प्राप्त है तो उस दल का जो नेता होंगे उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। सेकंड चीज़ क्या हो जाएगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे तथा उनकी गोपनीयता की शपथ भी दिलाएंगे। तो सबसे पहला आ गया कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो जिस प्रकार से अभी हम लोग के झारखंड में बहुमत दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन का नाम आया था, तो चंपई सोरेन को हमारे राज्य के जो गवर्नर थे वो मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए एक दिन बाद बुलाए थे। तो उसी में काफ़ी झमेला चल रहा था कि उतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो बहुमत दल का नेता जो भी होगा उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रण करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के
सलाह पर ही अन्य मंत्रिपरिषद की भी अन्य मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त करेंगे और उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का राज्यपाल का पहला कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब क्या हो गया दूसरा कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर ही होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति में कि देश का कोई भी काम जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, उसी प्रकार से राज्य का जो भी कार्यपालिका का कार्य होगा वो सारा राज्यपाल के नाम पर होगा। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। एक बार देख लेते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद क्या है। तो सबसे पहला चीज़ जिससे कि हम लोग का संसद भवन था, उसमें एक था हम लोग का लोकसभा और सेकंड था हम लोग का राज्यसभा। इसी प्रकार से राज्य के लिए आएगा तो राज्य में हो जाएगा हम लोग का, मान लेते हैं ये हो गया हम लोग का विधानमंडल होगा। तो विधानमंडल में एक सभा हो जाएगा हम लोग का विधानसभा और सेकंड साइड हो जाएगा हम लोग का विधान परिषद हो जाएगा। और जिस प्रकार से यहाँ पे संसद बोलते थे उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, विधानमंडल बोलेंगे। इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे आगे में। तो विधान परिषद यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर राज्यसभा था उसी प्रकार से यहाँ पे विधान परिषद है। तो विधान परिषद का 1/6 सदस्यों को नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। इसको ध्यान देना है। इसी प्रकार से हम लोग का था क्या कि राष्ट्रपति जो थे वे राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते थे और यहाँ पे राज्यपाल जो है वे विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। फिर राज्यपाल जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हो गए उनके कुलाधिपति होते हैं तथा उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आ गया कि राज्यपाल जो होते हैं वे बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर ही अन्य मंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं तथा उनकी गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। सेकंड क्या हो गया कि राज्य का जो भी कार्य किया जाता है वो राज्यपाल के नाम पर ही किया जाता है। और थर्ड हो गया क्या राज्यपाल जो होते हैं वे विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल कोई भी विश्वविद्यालय हो गया उनका कुलाधिपति होते हैं और वे उप कुलाधिपति की नियुक्ति भी खुद करते हैं। अब है विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्ति में क्या आ गया, सबसे पहला कि राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि संसद का 3 अंग, एक था राष्ट्रपति, सेकंड हो गया लोकसभा और थर्ड हो गया राज्यसभा। ये हो गया हम लोग का संघ में। उसी प्रकार से विधानमंडल की बात करें, जिस प्रकार से संसद उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल। तो विधानमंडल में भी 3 चीज़ आएगा, जिस प्रकार से वहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल, फिर आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे विधानसभा और एक हो जाएगा हम लोग का विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है वो सब राज्य में नहीं होता है, जिसको भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या कंडीशन होगा विधान परिषद बनाने के लिए, और झारखंड में विधान परिषद क्यों नहीं है। तो विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएंगे। और राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं तथा सत्र की समाप्ति भी करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति भी सत्रावसान करते हैं और सत्राहुत करते हैं, यानी कि जब कोई कानून बनाना होता है तो वे सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, वे वो हो गया सत्रवासन हो गया। और सत्राहुत क्या हो गया कि जब कानून बन जाता है, सत्राहुत क्या हो गया कि जब कोई कानून बनाना रहता है तो उस समय सारे मंत्री को बुला के कानून बनाते हैं, तो वही हो गया सत्राहुत। और सत्रावासन क्या हो गया कि जब कानून बन गया तो सभी मंत्री को वापस भेज देते हैं, तो वही कहलाता है सत्रावासन। तो उसी प्रकार से राज्यपाल जो होते हैं वे विधानमंडल का सत्र को बुलाते हैं और सत्र की समाप्ति भी खुद करते हैं। फिर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। सेम टू सेम राष्ट्रपति में था कि राष्ट्रपति जब तक किसी भी विधेयक में साइन नहीं करेंगे तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होता है, जब तक राज्यपाल उसमें साइन नहीं करते हैं वो कानून नहीं बनेगा। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। कुल मिला के बताया गया क्या कि राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बताया गया कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन उस स्थिति में अगर एक कानून की ज़रूरत है तो उस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। तो अध्यादेश क्या था कि जब सत्र नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में कानून जो बनाएंगे वही क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। लेकिन 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा उसको स्वीकृति देना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 6 सप्ताह के बाद वो अध्यादेश की वैधता स्वयं समाप्त हो जाएगी।
जब भी कोई अनिवार्य कानून लागू किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। और ध्यान देना है कि 6 सप्ताह के लिए होता है। अगर 6 सप्ताह के भीतर अगर विधानमंडल द्वारा उसको अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी वैधता समाप्त कर दी जाती है। तो राज्यपाल का अध्यादेश हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 में मेंशन था। इसी प्रकार से 2, 1, 3 में राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में दिया गया है। इसको आगे में फिर से पढ़ेंगे हम लोग कि राज्यपाल का अध्यादेश क्या है। तो अभी तक क्या हो गया कि विधायी शक्ति में क्या हो गया कि विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल क्या होते हैं कि वे सभी सत्र को बुलाते हैं और सत्र की समाप्ति भी खुद करते हैं। फिर क्या हो गया कि जब तक राज्यपाल साइन ना करते तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। और जब कोई सत्र नहीं चल रहा होता है उस स्थिति में अगर कानून की ज़रूरत होती है तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करते हैं। और उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो 6 सप्ताह। ध्यान देना है कि 6 सप्ताह, 6 महीना और 6 सप्ताह में कन्फ्यूजन नहीं होना। राष्ट्रपति जो था वो 6 महीने के लिए था, जबकि राज्यपाल वाला 6 सप्ताह के लिए है। तो 6 सप्ताह के भीतर अगर विधानमंडल द्वारा उसको स्वीकृत नहीं कर दिया जाता है तो उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अब है वित्तीय शक्तियाँ कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। और दूसरा हो गया विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। अब है न्यायिक शक्ति। तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में दिया था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति प्रदान है, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वे मृत्युदंड और सेना न्यायालय यानी कि सेना के लिए जो कोर्ट मार्शल होता है उसके मामले में राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के राष्ट्रपति से 2 चीज़ कम राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में क्षमादान नहीं कर सकते हैं। फिर आपात शक्तियाँ। तो राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 356 में मेंशन है। तो कुछ कंडीशन रहता है कि केंद्र के द्वारा बताया जाता है कि राज्य का इस प्रकार से संचालन किया जाए। लेकिन अगर राज्यपाल को लगने लगे कि केंद्र राज्य जो है उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में वे राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ लिए राज्यपाल में उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था कि आर्टिकल 153, इसमें राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया था। राज्यपाल का पद। फिर आर्टिकल 154, इससे राज्यपाल जो थे वे कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान थे, उसके बारे में बताया गया था, यानी कि कार्यपालिका के बारे में बताया गया था। फिर अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी उनके बारे में बताया गया था। 156, इसमें राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा वो बताया गया। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। फिर 157, राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बनेंगे उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके बाद था शर्त था कि क्या क्या शर्त होंगे। और आर्टिकल 159 में शपथ के बारे में बताया गया था। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाईकोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे वे दिलाएंगे। और अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है तो उस स्थिति में अन्य न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। शर्त में क्या था, तो संसद या फिर विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, प्लस लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। योग्यता में क्या था, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कार्यकाल क्या था कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और यहाँ पे कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल जो होते हैं वे राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। और राज्यपाल का पद जो हम लोग का कनाडा से लिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो आर्टिकल 153 से लेके 159 तक हो गया, जिसमें राज्यपाल के बारे में अलग अलग चीज़ें बताए गए हैं। अब आगे है अनुच्छेद 160, यानी कि कोई अनुच्छेद 160 में क्या बताया गया है कि अगर कोई ऐसा स्थिति जिसके बारे में संविधान में नहीं है तो उस स्थिति में उस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल जो है वे राष्ट्रपति को बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161 में क्या है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, तो वे फांसी और कोर्ट मार्शल की सज़ा को छोड़कर बाकी सब चीज़ माफ़ कर सकते हैं। इसको पीछे ही पढ़े। तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 74
2 में। तो कैसे याद किए थे हम लोग, क्षमा करेंगे यानी कि 7 देंगे, तो 7 2, ये हो गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और अगर हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में 11, 2 में से 1 गया तो 1, और 7 में से 1 गया तो 6, और एक 1 पहले लगा देते हैं तो 161 बन जाएगा। यानी कि 72 में 11 घटाएंगे तो बन जाएगा 61, और एक 1 जो है वो हम लोग पहले लगा देंगे तो बन जाएगा 161, जिसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल मृत्यु की सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा और कोर्ट मार्शल की सज़ा को छोड़कर बाकी सारी सज़ाओं को माफ़ कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। तो 162 में क्या हो गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। इसी प्रकार से आर्टिकल 73 में दिया गया था क्या कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। तो 162 में अगर 11 को जोड़ दिया जाए तो 2 एक 3 बन जाएगा और 6 1 7 बन जाएगा, और यहाँ पे 1, तो इस 1 को हटाइए तो बन जाएगा 73। तो 73 में क्या था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। यानी कि अगर हम आर्टिकल 73 को याद रखते हैं तो अगर इसमें 11 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और एक 1 पहले लगा देंगे तो 162 हो जाएगा हम लोग का, जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। इसी प्रकार से 72 में क्या था कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, तो 72 में 11 घटाएं तो आ गया कितना, 161, जिसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया। सेम टू सेम यहाँ पे लगाएंगे आर्टिकल 163, जिसमें क्या बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जो कि आर्टिकल 163 में बताया गया। तो आर्टिकल 74 में सेम टू सेम बताया गया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे। तो 74 में ये था। अब सेम चीज़ कि 74 में अगर हम 11 माइनस करेंगे तो 4 में 3, 7 में 1 गया 6, और एक 1 पहले लगा देंगे तो 163 आ गया। तो 163 में जो हम लोग का 74 में राष्ट्रपति के लिए था वही हम लोग का 163 में राज्यपाल के लिए था। फिर आर्टिकल 164, इसमें हो गया क्या कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ऐसा आर्टिकल 64 में है। तो सेम टू सेम था आर्टिकल 75 में कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो 75 में वो था, तो 75 में अगर 11 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, 6 और एक 1 पहले, तो 164 में सेम चीज़ आ जाएगा राज्यपाल के लिए। तो ऐसा करके हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। तो क्या क्या हो गया कि आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत फांसी और कोर्ट मार्शल को छोड़कर बाकी सजा को माफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 162 में क्या हो गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। आर्टिकल 163 में क्या हो गया कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे। और आर्टिकल 164 में हो गया कि मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब है मुख्यमंत्री। तो सिंपल सा आर्टिकल 74 में क्या था हम लोग के प्रधानमंत्री के पद के बारे में चर्चा था कि प्रधानमंत्री होंगे, और उसी प्रकार से आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। अब मुख्यमंत्री की कुछ कर्तव्य और शक्तियाँ, तो इसमें क्या हो गया कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं। और राज्य कार्यपालिका किससे मिलकर बनते हैं, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होंगे। वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देंगे। वह किसी मंत्री को नियुक्ति करने या हटाने की सिफारिश किससे करेंगे, राज्यपाल से करेंगे। और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद बनाता है। तो यदि मुख्यमंत्री हट गए या फिर उनका मृत्यु हो गया तो जो भी मंत्रिपरिषद है उसको पढ़ेंगे हम लोग आगे में कि मंत्रिपरिषद क्या है। तो जो भी मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाता है, और उस स्थिति में जो नया मुख्यमंत्री बनते हैं वे अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। तो अभी तक हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा तो सारा चीज़ को समझ में आ जाएगा। हर आर्टिकल को याद करने की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट्स को
और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगला वीडियो जो होगा वो हम लोग का महाधिवक्ता का होगा। जैसा कि संघ की कार्यपालिका में एडवोकेट जनरल यानी कि महान्यायवादी के बारे में पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम लोग का विधानसभा और विधान परिषद क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश का पावर क्या है और हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार से होता है, ये सारा हम लोग ट्राई करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।